चलिए जरा 9वीं सदी के भारत में चलते हैं। उस भारत में जिसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। एक ऐसी भूमि जो सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति थी। लेकिन उस दौर में ये पहचान, ये एकता बिखर रही थी। पूरे उत्तर भारत में एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई थी। बड़े बड़े साम्राज्य टूट रहे थे और सीमाओं पर बाहरी हमलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। और इसी घोर अंधेरे और अराजकता के बीच एक ऐसे रक्षक का उदय होता है जिनकी कहानी सच कहूं तो आज इतिहास में कहीं खो सी गई है। देखिए, ये शब्द किसी दोस्त के नहीं हैं, ये शब्द एक दुश्मन के हैं। 9वीं सदी का अरब यात्री सुलेमान उस समय की सबसे बड़ी ताकतों में से एक का नुमाइंदा था, और जब वो भारत के किसी सम्राट के बारे में ऐसा लिखता है तो ये उस सम्राट के रुतबे का, उसके प्रभाव का सबसे पक्का सबूत बन जाता है। मतलब नाम जानने से पहले ही उनका खौफ उनकी पहचान बन चुका था। उस समय उत्तर भारत की हालत कह सकते हैं कि एक पावर वैक्यूम जैसी थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जो सदियों से उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत था, वो अंदरूनी झगड़ों और कमजोर लीडरशिप की वजह से अपनी पकड़ खो रहा था। और जब केंद्र कमजोर होता है तो शक्तिशाली पड़ोसी अपनी नजरें गड़ा ही लेते हैं। देश की एकता दांव पर लगी थी। ये स्लाइड उस समय की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात दिखाती है। भारत 3 बड़ी शक्तियों के बीच में बटा हुआ था। पश्चिम में थे प्रतिहार, पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। और इन तीनों के बीच कन्नौज को लेकर एक लगातार लड़ाई चल रही थी। कन्नौज, जो उस समय सत्ता और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक था। ये आपसी लड़ाई भारत को अंदर से कमजोर कर रही थी। और सोचिए, ये अंदरूनी कलह ही काफी नहीं थी। पश्चिम की सरहदों पर एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा भी मंडरा रहा था। अरब खलीफा की ताकतवर फौजें सिंध जीतने के बाद लगातार पूरब की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। तो ये एक तरह से दो तरफा संकट था। तो इसी उथल-पुथल और निराशा के माहौल में लगभग 836 ईस्वी में मिहिर भोज को अपने पिता रामभद्र से विरासत में एक बिखरता हुआ साम्राज्य मिलता है। उन्हें कोई फूलों का ताज नहीं बल्कि कांटों से भरा ताज मिला था। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मिहिर भोज ने सिर्फ एक शाही टाइटल नहीं अपनाया, उन्होंने एक मिशन को अपना लिया। आदिवराह की उपाधि लेकर उन्होंने खुद को एक दैवीय मकसद से जोड़ लिया, अपनी धरती को अराजकता के समंदर से ठीक वैसे ही बचाना जैसे भगवान विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया था। मिहिर भोज ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले उन्हें अपना घर ठीक करना होगा। तो उनका शासनकाल शुरू होता है एक जबरदस्त मिलिट्री कैंपेन के साथ, जिसका मकसद था प्रतिहारों की खोई हुई ताकत को वापस हासिल करना। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया। पहले उन्होंने अपने भारतीय प्रतिद्वंदियों पर ध्यान दिया। जैसे ही पाल राजा देवपाल की मौत हुई, उन्हें एक मौका दिखा। उन्होंने फौरन एक जोरदार हमला बोला, पाल राजाओं को हराया और अपने साम्राज्य को पूरब में बंगाल तक फैला दिया। दक्षिण में उन्होंने ताकतवर राष्ट्रकूटों को नर्मदा नदी के पार खदेड़ दिया, जिससे उत्तर भारत की दक्षिणी सीमा पूरी तरह महफूज हो गई। जब घर में शांति हो गई, तब भोज ने अपना पूरा ध्यान अपनी सबसे बड़ी चुनौती पर लगाया, सिंध में बैठी अरब खलीफा की फौजों से देश को बचाना। मिहिर भोज के कामयाबी का राज उनकी जबरदस्त मिलिट्री सोच थी। उन्होंने मध्य एशिया और अरब से बेहतरीन नस्ल के घोड़े मंगवाकर भारत की सबसे तेज और खतरनाक घुड़सवार सेना तैयार की। उनकी पॉलिसी सिर्फ डिफेंसिव नहीं थी, बल्कि अग्रेसिव डिफेंस की थी। उन्होंने सीमाओं पर किलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसे तोड़ना नामुमकिन था, और एक इतनी विशाल सेना खड़ी की जिसके डर से दुश्मन कांपते थे। और एक बार फिर सबसे बड़ा सबूत उनके दुश्मन सुलेमान के शब्दों में ही मिलता है। जब आपका विरोधी ही आपकी फौज को दुनिया में सबसे बेहतरीन बताए, तो ये किसी भी शाही तारीफ से कहीं बड़ा सम्मान है। लगभग 50 सालों तक उनका राज एक ऐसी मजबूत ढाल बना रहा जिसे कोई भेद नहीं सका। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये सुरक्षा की एक पूरी पीढ़ी थी। एक ऐसा लंबा वक्त जब भारतीय संस्कृति और समाज बिना किसी बड़े विदेशी हमले के डर के फल फूल सका। लेकिन मिहिर भोज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत काबिल शासक भी थे। उनके बनाए हुए शांति के माहौल ने भारत में तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। उनके जीतों और सुधारों का नतीजा ये हुआ कि व्यापार के रास्ते सुरक्षित हो गए। पूरे साम्राज्य में चांदी के द्रम सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा। मंदिरों का फिर से निर्माण हुआ और इंसाफ के लिए उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सही मायनों में ये आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की का एक सुनहरा दौर था। और इस सुनहरे दौर का दिल था कन्नौज।
मेहर भोज ने अपनी राजधानी को उसकी खोई हुई शान वापस दिलाई और उसे एक मजबूत और खुशहाल उत्तर भारत के प्रतीक के तौर पर फिर से स्थापित किया। तो अब सवाल ये उठता है कि उनके इतने बड़े योगदान को हम कैसे समझें और साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि आज के ज़माने में उनका नाम इतना कम क्यों जाना जाता है। ये एक बहुत ही सीधा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। एक ऐसा राजा जिसने भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया, जिसने आने वाले 300 सालों तक भारत को बड़े बाहरी हमलों से बचाए रखा, आखिर उसका नाम आज आम लोगों की जुबान पर क्यों नहीं है? और देखिए, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। ग्वालियर प्रशस्ति जैसे शाही शिलालेखों में उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा है। सुलेमान जैसे विदेशी यात्रियों ने उनकी ताकत की गवाही दी है। राजशेखर जैसे लेखकों ने उनके राज में आई खुशहाली के बारे में लिखा है। मतलब उनकी महानता के सबूत हर जगह हैं, जो उनकी गुमनामी को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। आखिर में मेहर भोज को अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक टूटे हुए भारत को फिर से जोड़ा। बाहरी हमलों के खिलाफ एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसे कोई पार नहीं कर सका, और इस सुरक्षा के माहौल में कला और संस्कृति को पनपने का मौका दिया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो सचमुच आर्यावर्त की ढाल थे। एक ऐसी ढाल जिसने एक पूरी सभ्यता को उस वक्त बचाया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।